हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश किशोर आपका एवन सर स्वागत करता हूं मोशन एजुकेशन की तरफ से जेई एडवांस 2023 का ऑफिशियल पेपर फिजिक्स सॉल्यूशन लेकर के। तो बच्चों, वेट ओवर हो गया है, पेपर हो चुका है। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। लेट अस सी आपने क्या परफॉर्म किया है और क्या हमारे प्रोबेबल आंसर आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जो बच्चे पेपर में अपीयर नहीं हुए थे उनके लिए पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, क्योंकि हर साल पेपर का पैटर्न बदलता रहता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है, आप देख लीजिए। पहले सेक्शन में ओनली वन ऑफ दीज फोर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, तो ये है इंस्ट्रक्शन इस सेक्शन में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रखा हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप अगर ये टॉपिक पढ़े होंगे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार। और मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइप करके आया हूँ, और इससे ये होगा कि कुछ लिखने का समय मैं बचाऊंगा, ताकि जो सॉल्यूशन है वो प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट रहे। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मुझे क्या बताना है कि जब मैं इस डाइपोल को इस कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट कर दूंगा तो इसी पॉइंट पर वापस पोटेंशियल क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर देता हूं। डाइपोल मोमेंट ऐसे होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसको मैं P लिख देता हूं। तो P की वैल्यू क्या होगी, इधर लिख देता हूं, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है, Q। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना डिस्टेंस है। ये -2 नीचे, -2 ऊपर, 4 हो गया, तो उसको 4 लिख देता हूँ मैं। इसमें मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा, mm है, mm में ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। अब इस P के वजह से ज़रा ठीक से देखिए आप, तो 100 है, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी 100 है और ये वाली डिस्टेंस भी 100 है। तो ये एंगल को आप क्या ले सकते हैं, 45 डिग्री। यस और नो? यस, बिल्कुल 45 डिग्री हो गया। ठीक, अगर आप पढ़े हों ये टॉपिक, तो आप मेरे भी लेक्चर्स अगर फॉलो किए हों तो मैंने उसमें बता रखा है कि अगर ये डाइपोल मोमेंट P है तो इससे किसी थीटा एंगल पर एट ए डिस्टेंस r पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट से एंगल देखना है, तो डाइपोल मोमेंट ये रहा, उससे एंगल देखोगे तो 45 डिग्री होगा, और r हो गई ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, 100√2, तो इसके लिख दोगे 100√2। ठीक है, ओके। अब वो फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो v, इसने पहले क्या बोला है कि पहले इसकी जगह जो पोटेंशियल है वो V0 है। हाँ, ये रहा V0, तो V0 फाइंड कर लेते हैं। V0 इज इक्वल टू Kp cos 45, ओके, cos 45 बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब ये वाली, तो 100 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है ना, ये हो गई V0। समझ आ गया यहाँ तक? ओके। अब मैं इस डाइपोल को देखूं तो एक नया डाइपोल बन चुका होगा। अब जरा ध्यान से देखें, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा चुका है। तो ये इसके डाइपोल मोमेंट हो गई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कंप्लीट एंगल में फाइंड कर लेता हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ थीटा। ये क्या है, थीटा। ठीक है, तो इस छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल है थीटा। इस छोटे से ट्राइंगल में जरा देखिए, ये tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा क्या निकल के आएगा, इसमें भी वही लिख सकते हैं, ये थीटा। तो ये दूरी कितनी है, देखो, इसने कहा x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है इधर की ओर, और y की वैल्यू -2 है, तो ये वाली वैल्यू 2 हो गई। तो इसकी tan थीटा आ गई, तो यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज √5 हो जाएगा। तो sin थीटा और cos थीटा लिख सकते हो। sin थीटा कितना हुआ, दिस बाय दिस, 1/√5, एंड cos थीटा इज 2/√5। ठीक है, साइन और कॉस लिख लिए, ओके। तो इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट अगर निकाले, अब देखो ये बदल चुका है, जरा ध्यान से देखो, तो ये +q और ये -q के बीच का डिस्टेंस, ये √5, तो 2 बार √5 हो गया। तो ये नया डाइपोल है P' इज इक्वल टू q इंटू 2 टाइम्स √5, और पहले क्या था, 4 टाइम्स q। तो अगर मैं 4 इसको बनाऊँ तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4q √5/2। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं,
P, तो ये बन गया P√5/2। तो नया डायपोल मोमेंट इस पुराने डायपोल मोमेंट का √5/2। ठीक है, अब मेरे लिए क्वेश्चन देखो क्या हो गया। अब मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इधर देखो, ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ पे ऐसे डायपोल नया बन चुका है ऐसे, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है P√5/2, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल 45 है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस 45, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, वही 100√2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। इस P डैश को मैं इतना बोलूँगा, तो V इज इक्वल्स टू K P डैश बाई R² इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल, ये हो गया एंगल। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं और P डैश के जगह ये वैल्यू रख देते हैं। देखो क्या आएगा आंसर, ये रहा। देखो पहले था KP cos 45/R², इसको V0 बोल रहा हूँ मैं, बाद में P की जगह √5/2 आ गया। अब cos A प्लस B को इसको एक्सपैंड कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक्सपैंड करने पे इस तरह हुआ, मैंने पहले निकाल रखा है tan थीटा 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/√5 और sin थीटा इज 1/√5। वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, V0/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप पढ़ लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन बतानी है, किसके टर्म में, इनके टर्म में बतानी है। ठीक, तो आपको डायमेंशन याद रखना होगा। c मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ये तो स्पीड ही है, तो स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे लिखोगे, hν इज इक्वल्स टू एनर्जी होता है, तो एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2, और इसकी हो गई T-1, तो ये क्या बन गया, ml² T⁻⁻1। ठीक है ना, ये हो गया h का डायमेंशन। उसी तरह g का डायमेंशन कैसे लिखोगे, g m1m2/r² इज इक्वल्स टू f होता है, तो ये हो जाएगा f_r²/m1m2, ये उसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से डायमेंशन बना लो, ml_T-2 और इसकी डायमेंशन l², इसकी डायमेंशन m², तो कट के क्या बन गया, m-1 l³ T-2। ठीक है, अब इन तीनों को आपको रखना है और यंग्स मॉडुलस का यूज करना है। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है, वो कैसे निकालोगे, यंग्स मॉडुलस इज फोर्स बाय एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जरा ठीक से देखो, तो इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, तो डायमेंशन बस इन्हीं दोनों की रही, तो वो कितना बना, ml-1 T-2। ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हो गया। अब इन सभी को पावर में लिख देना है और इक्वेट कर लेना है। ठीक, आइए दिखाता हूँ मैं कैसे करना है इसको। पहले तो सभी के डायमेंशन मैंने लिख दिया, यहाँ पे यूनिट वाइज लिखा हुआ था। ठीक है, तो डायमेंशन लिखने के बाद ये रहा, देखो ये हो गया यंग्स मॉडुलस, है ना, ml-1 T-2। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ml-1 T-2, और ये सभी के डायमेंशन हो गए। ठीक, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये रहा देखो, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है c के पावर में अल्फ़ा, और ये रखा हुआ है h के पावर में बीटा, और ये रखा हुआ है g के पावर में गामा। ठीक है, सब वैल्यूज रख दिए गए हैं, कंपेयर कर लिए गए हैं ना, पावर को कंपेयर कर लिया गया, कंपेयर करने के बाद ये आता है। ठीक है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आंसर ऐसा आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। ऑलराइट, इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ लिया। आपको बताना है फोर्स, फोर्स क्या एक्ट कर रहा है ये बताना है। तो बेटा अगर आप फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके तरफ बढ़े, तो F इज इक्वल्स टू होता है ma। इन शॉर्ट इन्होंने क्या पूछ रखा है, a बताइए, है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन लिख के वो पूछ रहे हैं कि a बताओ क्या होगा, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना। देखो मास से मल्टीप्लाई कर रखा है, अब a कैसे निकालोगे, देखो वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, ये रहा v,
यहाँ से ए कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन अगर किए तो क्या आएगा, अल्फा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी इंटू इतना 2 अल्फा मल्टीप्लाई में है x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी, ठीक है, y कैप। अब बताओ dx बाई डी टी की जगह क्या लिखेंगे, vy, और dx बाई डी टी की जगह क्या लिखेंगे, vx, ठीक है ना, ऐसे। अब vy यहाँ से आएगा, ये है vy, अल्फा आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये vy हो गया, है ना। तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं, इसका जगह लिख सकते हैं 2x, है ना, 2x, और अल्फा भी आके मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा, ये हो गया x कैप। उसी तरह से यहाँ vx की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया y कैप। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2x अल्फा स्क्वायर x के पावर में 3, 2 अल्फा स्क्वायर y के पावर में कैप, y कैप, मतलब बस ऐसे आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं और अल्फा स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है ए, पहला ऑप्शन, ठीक है, ये रहा, तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों, समझ गए सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें था नहीं, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आइडियल गैस है जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लो आप, और हमें बताना है कि अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने n रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी और स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, इनको कंपेयर करना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्पीड ऑफ साउंड जो हम लिखते हैं वो क्या आता है, गामा आर टी बाई एम का अंडर रूट, और जो गामा है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे लिखते हैं, गामा आपको याद होना चाहिए, वो आता है 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा तो गामा कम, गामा कम तो स्पीड कम, है ना। तो n अगर स्मॉल तो y बिगर, दैट इज गामा, गामा इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो मोर। तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड किसका ज़्यादा है, एक पॉइंट में लिख देता हूँ कि यहाँ देखो, इफ n इज मोर देन गामा इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो लेस, ठीक है, एंड इफ n is less, gamma is more, then speed of sound is also more, ठीक है, ये हो गई बात। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं, याद है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे रिलेट करते हैं, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एनर्जी को ऐसे उसी तरह से एसोसिएट किया गया था, है ना, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। आइए देखिए, स्पीड ऑफ साउंड गामा आर टी बाई एम, और ये हो गया n, दैट इज n का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन आर टी बाई 2, ठीक है ना, मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ आर टी एसोसिएटेड होता है एनर्जी का, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हो गया सीधा सीधा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, f है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के, और ये जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा हो गया, n अगर लेस तो गामा मोर, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो मोर, n लेस तो u इज लेस। अब आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है ना, ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी, ये अगर ये स्मॉल है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, है ना, और इसमें देखो ये स्मॉल है तो एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम नंबर्स देखते जाओ, नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन लगा दो, ठीक है, तो एक सी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो अब हम सेक्शन 2 पे आ चुके हैं, पेपर 2 का। ये इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जेई एडवांस के पेपर में लिखा हुआ था, तो आइए इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ऑलराइट, सो दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें मोर देन वन ऑप्शन ट्रू है और बहुत केयरफुली मार्क करना है क्योंकि इसमें नेगेटिव भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लो क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि डिफ्लेक्शन अप होगा कितने एंगल से, एक, और दूसरा डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा ये बताना है, और तीसरा क्या वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ लेयर्स से या सिर्फ इन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ब्रॉड करके बना के दिखा देता हूँ। आइए देखिए, ये हो गई ब्रॉड। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक डी वाला जो लेयर है वो था। अब जरा इस चीज़ को समझो कि ये वाला जो लेयर है ना, इसको मैं कह रहा हूँ ये N1 वाला लेयर है। ठीक है, और इसी तरह से लेयर्स 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 बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे N2 है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब सुनो ये बताया गया है कि N2 इज मोर देन N1, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उधर स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो ऊपर स्पीड है कम और नीचे स्पीड है ज़्यादा, सही है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो सेम टाइम गैप में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी, सही है, ओके। अब मैं स्पीड निकाल लेता हूँ किसी मीडियम में। तो स्पीड हो गई v2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डन। उसी तरह से v1 स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ओके। अब सुनो ध्यान से, अगर आप वेवफ्रंट वाला नॉलेज अगर याद रखे हो तो आपको ये पता होगा कि अगर मीडियम जिसकी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उधर स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी और इधर डिस्टेंस कम कवर होगी। तो मैं मान लेता मैं टाइम को कंपेयर करता हूँ, ओके। टाइम के पास जाता हूँ। तो टाइम बेटा, अगर आप ये निकालो कि कितना एक्स्ट्रा टाइम इसने कवर किया है, कितना एक्स्ट्रा टाइम इसने लिया है, एक्स्ट्रा टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तुम कैसे निकालोगे? वो तुम निकालोगे ये वाला टाइम जो है टी टाइम, इधर जो टाइम इसने लिया ना उसको टाइम मैंने लिख लिया टी। वो कैसे लिखा मैंने? डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है और स्पीड कितनी है v2, तो मैंने d बाई वी2 लिख दिया। v2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ये ऊपर चला गया, तो टाइम कितना आ गया t, है ना। ये वाला टाइम आ गया टी टाइम। अब मैं इधर वाला टाइम निकालता हूं। अब इधर वाला टाइम कैसे निकालोगे? t1 टाइम। डिस्टेंस कितना कवर है? d अगेन, लेकिन इसकी स्पीड कितनी हो गई है? c बाई n1, तो t1 कितना हो गया? n1 d बाई सी, ठीक है। और इसमें कितना आया? n2 d बाई सी, करेक्ट है। अब मैं इन दोनों के टाइम का गैप ले लेता हूं, और वो जो टाइम का गैप है वही एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करवाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? ये वाला टाइम जो है, क्योंकि इसकी स्पीड है देखो, ये n की वैल्यू हो गई कम तो स्पीड हो गई ज्यादा, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। टाइम की बात अगर मैं करूं तो टाइम का गैप निकालना चाहता हूं, ऊपर और नीचे में टाइम का गैप निकालना चाहता हूं। तो टाइम का गैप कैसे निकालोगे? ये टाइम होगा ज्यादा, ये टाइम होगा कम, तो टाइम का गैप डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी माइनस t1, यही आएगा टाइम का गैप, सही है। अब टाइम का गैप जरा लिखो ध्यान से, t की वैल्यू कितनी है? n2d बाई सी, और t1 n1d बाई सी, ठीक है। ये है, ये आ गया टाइम का गैप, n2 माइनस n1 d बाई सी, ये है, ठीक है ना। ये हो गया डेल्टा टी। अब इतने टाइम के गैप में जो ये डिस्टेंस कवर किया है, मान लेते हैं इसको ए बी, तो ए बी डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितना होगा? तो ये तो बेटा एयर में आ गया ना, एयर में आ गया, तो एयर में इसकी जो स्पीड है वो c है, और टाइम कितना है? इतना टाइम का गैप, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो ए बी डिस्टेंस कैसे लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट, एयर में आ चुका है वो, है ना, ये पहले ही कवर कर जाएगा ना, एयर में आ चुका है,
तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इंटू टाइम का गैप, टाइम का गैप क्या हुआ n2 माइनस n1 इंटू डी बाई सी, सी कैंसिल हो गया। तो ए बी कितना आया n2 माइनस n1 इंटू डी, ये आ गया ए बी। ठीक है, ए बी आ गया। अब इसका tan थीटा कैसे लिखोगे? tan थीटा से हमें पता चल जाएगा कितना एंगल डिविएट हुआ है ना, डिफ्लेक्ट हुआ है हमें। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई दिस, इसको डी ले लेते हैं, है ना, ए बी बाई डी ए। ठीक है, डी ए कितना है h और ए बी कितना है n2 माइनस n1 इंटू डी। तो tan थीटा आ गया ना, tan थीटा इज n2 माइनस n1 डी बाई h। तो ये हो गया tan थीटा। ठीक है, सी टी नॉट बाई एच, n2 माइनस n1 डी बाई एच। तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? n2 माइनस n1 पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है कितने लेयर्स हैं। और क्या क्या बातें आइए देखते हैं। तो इट विल डिफ्लेक्ट बाय एंगल tan इनवर्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, n2 माइनस n1 डी बाई एच आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये हो गया गलत। डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस n1 एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज n1 एंड n2। बिल्कुल सही, ये डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एज वेल एज डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लो इसको। ठीक है, ये भी एक बड़ा ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है रोटेशन में, अगर आप फॉलो किए हो, ठीक से पढ़े हो तो ये चीज़ कवर किया हुआ है ना, हमारे क्लास इलस्ट्रेशंस में होते हैं ये सब। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, पढ़ लिया आपने? हमें क्या क्या बताना है? हमें बताना है कि जब फ्रिक्शन नहीं है और जब फ्रिक्शन है, म्यू नॉट इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब फ्रिक्शन है, और जब फ्रिक्शन नहीं है तब आपको h बताना है, मतलब ये वाली हाइट बतानी है, सच दैट इसमें अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो तो कितने हाइट होना चाहिए। ए और बी का मतलब समझो, ए का मतलब है इनर रेडियस, बी का मतलब है आउटर रेडियस। ठीक है, ओके। अगर वो ज़ीरो हो गया और अब बी हो गया, इसका क्या मतलब है? अगर ए ज़ीरो हो गया मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, एकदम यहाँ पर हो गया, इसका मतलब वो डिस्क हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि ये डिस्क है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये पूरा ही यहाँ खींच के इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये रिंग है। ठीक है, रिंग कहने का ये मतलब है, डिस्क कहने का ये मतलब है। तो रिंग में क्या होगा और डिस्क में क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ, और इस इक्वेशन में ये मान लेता हूँ ये फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेट फ्रिक्शन इज ज़ीरो। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं है और इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं? इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इम्पल्स नहीं है, ये फोर्स है, इसको फोर्स मान लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो फोर्स से क्या इक्वेशन लिखोगे? देखो, मैं एक जनरल डिस्टेंस ले लेता हूँ x और यहाँ फ्रिक्शन ले लेता हूँ 0। ठीक है, ओके, तो x डिस्टेंस f हो गया। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक तो f इक्वल्स टू m है, ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन, और दूसरा क्या लिखेंगे? रोटेशन वाली इक्वेशन। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर मास इक्वल्स टू I अबाउट सेंटर मास इंटू अल्फा। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करो, है ना। पहले तो टॉर्क लिखोगे तो क्या होगा? F इंटू एक्स। ठीक है, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तो अल्फा इज A बाय R। ठीक है, तो कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग की कंडीशन हम लिखने वाले हैं, नो स्लिपिंग कंडीशन। इसका मतलब A इक्वल्स टू अल्फा रहेगा। तो अल्फा की जगह आ गया, है ना, अल्फा की जगह आ गया A बाय R। और अब F की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, MA, F की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों को यूज़ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या किया? 3 से डाल दिया मैंने इस पर अल्फ़ा की जगह, और f की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, है ना, f की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो डालने के बाद ये आ गया, यहाँ पे a और a कैंसिल हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? I बाई एम आर। ठीक है, एक जनरल बना दिया, x की वैल्यू आ गई I बाई एम आर। अब अगर h की वैल्यू HM है, मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस जहाँ पे रोलिंग अकर हो रहा है वो HM कर रहे हैं हम उसको, ओके।
वो डिस्टेंस जहाँ पे रोलिंग अगर हो रहा है। तो ज़रा इसमें देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये h लिखा हुआ है और h की वैल्यू hm बोल रहे हैं, और hm का मतलब कब है, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो h जहाँ रोलिंग हो रही है वो hm है। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर वो hm ले लिया जाए, hm ले लिया जाए, रोलिंग हो रहा है, ओके। तो ऐसे केस में नो फ्रिक्शन इज नीडेड व्हेन h इज इक्वल टू hm। मेरे इस रिलेशन में मैं जो ये रिलेशन बनाया हूँ वो तभी बनाया हूँ जब फ्रिक्शन नहीं है। तो x की वैल्यू hm हो जाएगी, है ना, ये जो h है या x है वो hm हो जाएगी। उस केस में मेरे इस इक्वेशन में फ्रिक्शन नहीं चाहिए होगी, सही है, ओके। तो वो क्या है, I सेंटर ऑफ मास बाई m r, और r क्या है, r इसकी रेडियस है, ओके। ये r क्या है, ये इसकी रेडियस है, इसको मैंने r ले रखा है। तो फिर से समझो, ये जो मेरा आंसर आया है ये आंसर में फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो उसके लिए I सेंटर मास डिवाइडेड बाय एम आर, ये रेशियो फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना, ये रेशियो आना चाहिए HM। अब वैल्यू डाल के देखते हैं, आइए ऑप्शन मिलाते हैं। अगर A टेंडिंग टू 0 है मतलब वो डिस्क हो गया, डिस्क हो गया। तो डिस्क के लिए I सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस CM है, I सेंटर ऑफ मास क्या होगा, mr²/2, r हो गया। इसको सॉल्व करो तो HM क्या निकल के आ रहा है, r/2। HM क्या निकल गया, r/2। हमारे इस डायग्राम में r मतलब ये वाला आउटर वाला बात कर रहा हूँ, वो b लिखा हुआ है, तो b/2 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आइए चेक करते हैं कि मेरा b/2 होना चाहिए। आओ चेक करते हैं, देखो हाँ HM इज b/2, तो सही है। और अगर ये रिंग हो गया तो HM इज इक्वल टू b, ठीक है। अगर रिंग हो गया तो HM इक्वल टू b, ये आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। तो चेक करने पे ये क्या आ रहा है, हाँ mr² आ गया, mr² आ गया I से, और इसको वैल्यू सॉल्व करो तो इज इक्वल टू r या b हो गया, तो ये भी सही है। अब आते हैं सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पर पहुंचूं तो इसकी ओमेगा ऐसी होनी चाहिए और वी ऐसी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर, इधर वी हो गया, इधर वी ऐसे हो गया, मतलब आपको पता होगा घूमता हुआ आता है। तो वी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा आर। अब ये आर जो है वो कहाँ से काउंट होता है, वो सेंटर से काउंट होता है। तो इनर में चाहे कुछ भी हो, हमें तो बस सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस देखनी है। तो इनर रेडियस से इंडिपेंडेंट है ये सही है, ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी सही है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज 0 एंड H इज ऑल्सो 0, द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे तुम अगर फोर्स लगाओगे या इम्पल्स लगाओगे इस पॉइंट पर, तो इसका तो टॉर्क आएगा ही नहीं ना, इसके अबाउट टॉर्क तो 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया। तो ये घुमाने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो या तो आगे लगता है या पीछे लगता, सच दैट इसमें एक एंगुलर मोशन क्रिएट करता, रोटेशन मोशन क्रिएट करता। तो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन नहीं है, तो विल ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग, बिल्कुल सही। रोलिंग पॉसिबल नहीं है। रोलिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, ये देखो, रोलिंग होने के लिए यहाँ पे बिल्कुल टॉप पर लगना चाहिए, टॉप पर अगर आप लगाओगे तो शायद पॉसिबल है ना, वहाँ भी पॉसिबल है, पर सेंटर पे लगाओगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो अनदर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या है, और आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करके निकालना है, ठीक है। अब देखो बहुत केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। इसमें लिखा हुआ है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये प्रोपोगेट कर रहा है, इसका मतलब वो एयर में मूव नहीं कर रहा। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, ध्यान रखना। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, x + y कैप, x के y कैप। इसका मतलब ये XY प्लेन में जा रहा है, सम एंगल पे जा रहा है ना, कुछ एंगल पे जा रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि EM वेव जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड होते हैं,
और इसका जो क्रॉस होता है वो स्पीड ऑफ जो EM वेव है उसके बराबर होता है। पर ध्यान रखना ये किस में है, ये एयर में है, इन एयर, पर ये मीडियम में है तो C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा या N आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। तो E क्रॉस B जो है वो C आना चाहिए। अब ये प्रोपोगेट किधर कर रहा है उसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ है Z। इसका मतलब द वेव इज प्रोपोगेटिंग टूवर्ड्स, ये देखो दोनों का साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब पॉजिटिव Z की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का I और J में है, उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, सच दैट उन दोनों का अगर हम क्रॉस करें तो वो प्लस Z आना चाहिए। समझ रहे हो पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? E क्रॉस B की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, Z की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो उस हिसाब से B किधर होगी ये आपको बताना है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई, यहाँ पे t है देखो, तो अगर मैं कंपेयर करूं विथ वेव इक्वेशन तो साइन ओमेगा टी माइनस kx ऐसा कुछ होता था। तो x के जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, z। अब ओमेगा आपको फाइंड करनी है, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई एफ, ये हो गया ओमेगा, है ना। इसका मतलब f की वैल्यू क्या है, यहां से देखो जरा f की वैल्यू क्या है, तो f की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻14, ये f हो गया। ठीक है, और जब ये 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, k क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये 1 बाई लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 बाई 10⁻7। तो कंपेयर करने से लैम्डा कितना आ रहा है यहाँ से, 3 बाई 10⁻7। ठीक है, और यूनिट जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे पर मीटर है, तो यस इट इज इन मीटर और ये दिस इज इन हर्ट्ज। ठीक है, समझ आ गई बात, ये हो गई। तो फ्रीक्वेंसी मिल गया, लैम्डा मिल गया, तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि V इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 3 10⁻7 और f वहाँ से डाल दो 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो स्पीड निकल के आ जाएगी यहाँ से। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, ये इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो गया, -7 और 5 3 जा 15, तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड आ गई। ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो सबसे पहले तो चलो म्यू निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C बाई V, है ना। तो C को ऊपर रखो और V को नीचे रख दो, तो C कितना हो गया 3 इंटू 10⁸ और V हो गया 15 इंटू 10⁻7। तो इसको कट करो तो 1/5 हो गया, है ना। और ये 7 है तो 10 हो गया ऊपर, तो एक काम करते हैं इसको 30 कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया 7, ये हो गया 30, तो एक कट के हो गया 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ गई, 2 आ गई। तो क्या यहाँ पर है लिखा हुआ, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब हमें ये देखना है कि bx और by को कैसे करेंगे, bx और by। ठीक है, देखो b का x कंपोनेंट और b का y कंपोनेंट बताना है, तो इसको मैं डायग्राम के साथ बता देता हूं आपको। देखो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, ठीक है, जिसका x कंपोनेंट कितना है 30 और y कंपोनेंट कितना है 60। कैसे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना 60 और ये 30, या फिर तुम केवल इनके कोफिशिएंट्स को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर की ओर है 30 इधर 60, तो इसका tan थीटा क्या होगा, इसका tan थीटा हो गया, tan थीटा इज 30/60, 1/2, tan थीटा इज 1/2। ठीक है, तो tan थीटा अगर 1/2 आया तो sin थीटा और cos थीटा लिख सकते हो आप। sin थीटा इज 1/√5 एंड cos थीटा इज 2/√5। ये आ गया sin थीटा और cos थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड जरा इधर देखो, जब थीटा है
ये 90 होना ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। अच्छा ये उधर ही होगा, वो कैसे पता? आपको ये पता होना चाहिए ई क्रॉस बी आपको वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताती है। तो ई क्रॉस बी देखो जेड आ रहा है और वो पॉजिटिव जेड की तरफ प्रोपोगेट कर रहा था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को इधर लेना पड़ेगा बी। ठीक है, अब इसके कॉम्पोनेंट ले लो, हो गया काम खत्म। एक कॉम्पोनेंट इधर, एक कॉम्पोनेंट इधर। इधर कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा, इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा। अब ये बी कैसे निकालेंगे? तो ये आपको पता है ये ई नॉट होता है, ये इसकी एम्पलीट्यूड है। तो ई नॉट आ गई कितनी? रूट अंडर करके लिख लो, रूट अंडर 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 30√5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आ चुका है अपना, ये तो आ गया 2, डन है। अब यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये भी पता होना चाहिए कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई वी, या ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड। अगर एयर में है तो सी हो जाएगा, किसी मीडियम में है तो वी हो जाएगा। तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई वी इज बी नॉट। तो वी से कर दो डिवाइड, डिवाइड हो गया ये। तो डिवाइड होने के बाद ये आ गया इसका बी नॉट। इसका कंपोनेंट लेना है आपको, तो ये साइन, ये कॉस। ये देखो साइन यहाँ रखा है, कॉस यहाँ पे रखा है, तो y वाला हो जाएगा, जो x वाला कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा और y वाला पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे तो बिना सॉल्व किए भी आप ऑप्शन में देख सकते हो, पर मैं एग्जैक्ट निकाल देता हूँ। ठीक है, इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस से। कॉस ये रहा 2/√5, √5 कैंसिल, तो 2 आ गया। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? ये कंपोनेंट होगा y वाला। और x वाला कंपोनेंट के लिए क्या करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1/√5, है ना, 1/√5। अगेन √5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 2/10⁻7। और इससे क्या आएगा? 4/10⁻7। ठीक है, देखो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। साइन कॉस 10 आ चुका है, ये कॉस आएगा प्लस जे, ये रहा ऐसे, और ये रहा माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, बी वाई में आ रहा है प्लस, बी एक्स में आ रहा है माइनस। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ ऑप्शंस ये रहा, ये रहा, x में आ रहा है माइनस, y में आ रहा है प्लस। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में भी क्या था? हाँ ये देखो, ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, सेम तो नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही है। और ये बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, फेज में कोई चेंज नहीं आता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है, फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। ये रहा, तो x कंपोनेंट में नेगेटिव है। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं, x कंपोनेंट में नेगेटिव आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ए एंड डी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ओके, ऑलराइट, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, सेक्शन 3। और सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा सारे आंसर, और इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये शुरू करते हैं। तो शुरू कुछ इस तरह से कर रहे हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप कॉइन फ्लिप करने वाली बात हो रही है कि यहाँ पे ऐसे धक्का मार रहे हो आप, तो क्या हो रहा है, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा आपके पास। तो पूछा गया है कि कितने, बाय द टाइम द कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इट कंप्लीट्स n रोटेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कितने रोटेशन होंगे इन शॉर्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसमें। हाँ, तो सबसे पहले ये जो इम्पल्स है ये क्या करेगा, एक तो लीनियर मोशन स्टार्ट करेगा जिसकी वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और इसके एंगुलर इम्पल्स के कारण एक इधर की ओर ओमेगा भी आ जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक तो लीनियर इम्पल्स लिखोगे, तो लीनियर इम्पल्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू, ये इम्पल्स है, और एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू इम्पल्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2/3। ठीक है, ये x ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ठीक है, ये देखो इम्पल्स इंटू आर, आई इंटू ओमेगा, और इम्पल्स इक्वल्स टू m इंटू वी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इन दोनों को यूज करते हैं। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये वाली डिस्टेंस 2/3 है। ओके, और आई
आई आपको उस एंड के अबाउट निकालना है ना, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये रेडियस हो गई ना, रेडियस अगर आप देखें डायग्राम में तो 4/3 लिखा हुआ है ना, रेडियस इज 4/3। तो आप इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2 है ना, mr²/2 इसके अबाउट एक मिनट mr²/2 तो होता है ऐसे है ना, पर आपका जो कॉइन है वो ऐसे घूम रहा है। आप अगर कॉइन को फ्लिप करें तो ये डायमीटर के अबाउट घूमता है, तो ये वाला आएगा मूवमेंट, ये वाला आएगा है ना इसके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर आप लिखोगे तो mr²/2 तो है, उसका हाफ हो जाएगा, तो mr²/4 हो गया इंटू ओमेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम यूज़ कर लेंगे। एक तो इम्पल्स गिवन है कितना है, इम्पल्स को यूज़ कर लेंगे, इसको सॉल्व। देखो 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, आपको v निकालना है और ओमेगा निकालना है, बस काम अपना हो गया। एक बार v मिल जाए तो बेटा आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर v सेंटर ऑफ मास से कोई चीज़ चलो रोटेट भी कर रही है पर आपको ट्रांसलेशनल मोशन देखना है, तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जा करके नीचे आ जाएगी, तो कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2v/g है ना। तो ये इतना टाइम हो गया 2v सेंटर मास बाय जी, ये टाइम आ चुका है आपको। अब आप ओमेगा निकाल चुके हो है ना, ओमेगा निकाल चुके हो, तो आपको निकालना है थीटा, तो थीटा बाई इतना ही टाइम इज इक्वल टू ओमेगा। अब थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2π इंटू एन चक्कर हो गए है ना, बस इसको टी को उधर भेज दो, एन आ जाएगा है ना। तो ओमेगा आ गया सॉल्व करके, और ओमेगा को लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी एन इंटू 2π/t, टी की वैल्यू यहाँ से रख दोगे, फिर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन की वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से आपके सामने है पढ़ लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें मोशनल ईएमएफ की बात हो रही है ना, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लूप आपका ऐसे टेढ़ा घूम रहा है ना, टेढ़ा मूव कर रहा है, घूम नहीं रहा, मूव कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन गिवन है, देखो ऐसे ये डायरेक्शन है। तो इसका अगर मैं x और y कंपोनेंट ले लूँ तो ये v आ जाएगा। तो क्या तुम एंगल निकाल सकते हो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये? बिल्कुल x एक्सिस से एंगल निकाल सकते हो। तो इसका tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो 1/2 बाई √3/2, ठीक है, 1/2 बाई √3/2। अब इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री पे ये है, तो क्या तुम इसके कंपोनेंट्स ले सकते हो? किसके कंपोनेंट? ये जो मूवमेंट है ना, ये ऐसे टेढ़ा मूव कर रहा है, पर इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, आपको उसके परपेंडिकुलर लेना है ना, उसके परपेंडिकुलर लेना है। तो ये जो मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर या वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ दीजिए, और आपको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और पैरेलल ही देखना है। तो पैरेलल वाले कंपोनेंट से तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ये आपको पता होगा है ना। तो इधर वाला कंपोनेंट बेकार का हो गया, अब इधर वाले कंपोनेंट ही आएंगे। तो ज़रा ठीक से देखो, तो ये वाला हो गया ऐसे बाहर की ओर है ना, इधर इसके कारण बाहर की ओर होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर को हम देखेंगे डॉट, और इधर भी डॉट हो गया, ठीक है। वेलोसिटी इसकी इधर है ना, ऐसी है, तो आपको लेंथ के परपेंडिकुलर देखना है। तो जरा ठीक से देखो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो नेट जो आप देखोगे, नेट के लिए क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे है ना। तो जरा देखो, वायर कैरिंग स्टेडी करंट 10 एम्पियर, ठीक है, करंट दे रखा है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पे डिस्टेंस है d और इस जगह डिस्टेंस है 4 + d, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड b1 है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड b2 होगी। और b1 b2 कैसे लिखते हैं, μ0I/2π इंटू r या x, जो भी बोलना चाहो। तो यहाँ से जो दूरी होगी वो x होगी, तो ये d है और ये 4 ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। देखो हाँ, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए है ना। यहाँ से थीटा ले लिया मैंने, थीटा ये हाफ और ये √3/2 है। तो वेलोसिटी क्या, वो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा वही ईएमएफ इंड्यूस करेगा है ना। और पैरेलल वाला कंपोनेंट जैसे ये v है, इसका ये cos थीटा हो गया और ये sin थीटा हो गया है ना।
तो v साइन थीटा से आपको मिलेगी, ये कॉस वाला पार्ट तो इसके पैरेलल ही हो गया, तो उससे नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। ओके, तो ये डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस है d2, तो d1 और d2 डिस्टेंस आपको पता है। तो बेटा मोशन ईएमएफ क्या होता है, BLV साइन थीटा। साइन थीटा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेंगे, है ना, आपको पता होगा ना ये चीज़। तो ये जो है इसका ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो B1 LV साइन थीटा, B2 LV साइन थीटा, ठीक है। B1 मतलब उस पॉइंट पर म्यू नॉट I/2 पाई D2, म्यू नॉट I/2 पाई D1, D1 D2। D1 की वैल्यू है 4, D2 की वैल्यू है 8। वैल्यू डाल दो, ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, EMF इज इक्वल्स टू IR, ये वर्ड ये एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि V इक्वल्स टू IR ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे आपको कंपेयर करना है और V का आंसर निकाल लेना है, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना था, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक मैंने सोल्यूशन आपके सामने रखा। अब अगला सोल्यूशन आगे सर आपके सामने आएंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 2 × 10⁻⁻5 kg इज अंडर टेंशन T। अच्छा, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स आर फाउंड टू अकर एट फ्रीक्वेंसीज 750 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज। बेटा ये स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग का सवाल है। ढंग से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक स्ट्रिंग है जो 2 एंड्स पे क्या है, बंधी हुई है, उसका मास है 2 × 10⁻⁻5 kg एंड लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर है क्या मामला। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। अच्छा, म्यू क्या होगा बताओ, म्यू क्या होगा, म्यू कैसे डिफाइन करेंगे अपन। म्यू इज क्या, मास पर यूनिट लेंथ। मास हमारे पास पता है, मास कितना है देखो, मास इज 2 × 10⁻⁵। तो मास अगर पता और लेंथ इज 1, तो हम म्यू निकाल लेंगे। म्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 10⁻⁵/1, तो हमारा म्यू आ गया। अच्छा, स्ट्रिंग अगर दोनों एंड्स पे बंधी हुई है तो कुछ ऐसा बनेगा स्टैंडिंग वेव, कुछ ऐसा बनेगा। अगर फंडामेंटल बनाना है तो ऐसा बनेगा। इसका अगला कैसा बनेगा, इसका अगला कुछ ऐसा बनेगा। भाई देखो इधर, कुछ इसका अगला कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। और आगे कंटिन्यू होती रहती है, 1 लूप, फिर 2 लूप, फिर 3 लूप, फिर 4 लूप, ऐसे बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो nth हार्मोनिक जो होता है वो होता है n × V/2L, जहां पे V होती है √T/μ, है ना। तो दिस इज NV/2L। तो बेसिकली अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ढंग से देखो। क्वेश्चन के अंदर दिया है 2 कंसेक्यूटिव्स, है ना, 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स 750 एंड 1000। क्लियर है क्या मामला, ठीक है। और Fn हमारा होता है NV/2L। तो nth क्या हो जाएगा, nth हो जाएगा NV/2L। V की वैल्यू है √T/μ, ये हमें ध्यान रखना है कि V की वैल्यू है √T/μ। तो nth हो गया NV/2L, दैट इज इक्वल टू 750। उसका जस्ट अगला क्या हो जाएगा, जस्ट अगला हो जाएगा n+1th, मतलब n+1 × V/2L, दैट इज इक्वल टू 1000 एज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गए, मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा तो मुझे कुछ कुछ अच्छी चीजें आ जाएंगी। कैसे, V/2L और V/2L निकल लेगा। अगर ये दोनों कट जाता तो बचेगा क्या बेटा अपने पास, n और n+1, और इधर हो जाएगा 750/1000। तो एक अच्छा रिलेशन आ जाएगा अपने पास, वो क्या है देखो, n/n+1 इक्वल्स टू 750/100। कितना आ जाएगा, 750/100। 750/100 आ गया तो इट इज इक्वल टू 75/100, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो n की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है क्या मामला। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, देखिए पहला इक्वेशन था हमारा NV/2L इक्वल्स टू 750। अब NV/2L इक्वल्स टू 750, इस इक्वेशन में क्या करें अपन, वैल्यूज पुट कर लेते हैं ना। इस इक्वेशन में अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो n की वैल्यू आई है 3, n की वैल्यू जो 3 आई है यहां पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू हो गई बेटा 3, 2 का 2 हो गया, लेंथ इज 1 मीटर, इंटू √T/μ। √T/μ टेंशन अपने को निकालना है। म्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। म्यू की वैल्यू कितनी थी, 2 × 10⁻⁵। तो ये वैल्यू अपन ने पुट करा। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, 2 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो √T/μ की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो T/μ, हमने म्यू निकाला अभी इक्वल्स टू दिस, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या, 500 × 500। यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अपन इधर लेके चले जाएं, इधर लेके चले जाएंगे तो क्या आएगा बेटा देखो, 500 × 500 इज 25 पे 4 0 इंटू 2 × 10⁻⁵। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है बेटा कितना, 5
न्यूटन। कितना आता है? 5 न्यूटन। तो टेंशन कितना होगा हमारे पास? जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 5 न्यूटन। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग का सवाल कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं इसको इजी, मीडियम, टफ में डालना चाहूँ तो जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इन इजी कैटेगरी। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एन इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विद अ होल। ठीक है, एक कंटेनर हमें दिख रहा है, यहां एक होल है। ठीक, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसकी रेडियस है 0.1 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो अपन अंडरलाइन कर लें पहले। थ्रू द एयर टाइट पिस्टन होल। अच्छा, ये हमारा पिस्टन हो गया। द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। आइसोथर्मली कंप्रेस्ड जैसे ही आपके मन में आए समझ जाइए वहां पे हम P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आराम से लगा सकते हैं। ठीक, कहां से कहां ले गए? V0 to 100/101 V0 विथ मूवेबल पिस्टन कंसिडरिंग एज एयर एज एन आइडियल गैस। ठीक है, इसके अंदर जो एयर है वो आइडियल है। ये क्वेश्चन का पार्ट है डायग्राम। द हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी अबव द लिक्विड लेवल इन सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें कितने हाइट तक कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड चला जाएगा सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छी बात, सरफेस टेंशन हमें सवाल में गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमें गिवन है बाय डिफॉल्ट, है ना। नहीं भी पता तो बाय डिफॉल्ट हम इतना ही लेते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है, तो 10 अगर दे दिया तो हमें 9.8 नहीं लेना है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी गिवन है एंड द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ द कैपिलरी सरफेस विद द लिक्विड इज 0। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल भी 0 दे दिया है। क्लियर? अब समझें आप लॉजिकली क्या है। अब अगर इस सवाल को देखें और मुझे निकालना है हाइट h, पहली चीज तो एयर को हमने आइसोथर्मली कंप्रेस करा है। आइसोथर्मली कंप्रेस करा है तो यहां का हम प्रेशर निकाल सकते हैं। इस रीजन का हम प्रेशर आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे कैसे निकालेंगे इस रीजन का प्रेशर? देखो, क्या आइसोथर्मली कंप्रेस हुआ है तो अपन एक चीज तो लगा सकते हैं ऑनेस्टली, वो लगा सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट पे PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यहां से मैं अगर P2 निकालना चाहूं तो V2 इधर जाएगा तो P1 V1 बाई V2, ये इक्वेशन आ गया। अब P1 इंटू V1 हमें पता है V0 इनिशियल, और उसको हम लेके कहां तक गए? क्वेश्चन में ही लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, V0 to 100/101 V0, यहां तक लेके गए हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो हमें क्लियर कट पता है, तो हम यहां पे पुट करें तो हमारे पास P2 का इक्वेशन आ जाता है 101/100 P1, दैट इज P2 इक्वल्स टू 1.01। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.01 इंटू P1, अगर P0 है तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है मामला? अब आते हैं क्वेश्चन के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो हमने यहां का प्रेशर निकाल लिया बेटा, है ना, 1.01 इंटू P0। जब हमने पिस्टन को कंप्रेस करा आइसोथर्मली तो यहां का हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, इसके अंदर जो एयर है। ठीक, अब देखो क्या दिमाग लगाते हैं अपन। अब लॉजिकली सोचो कि यहां का प्रेशर हमें पता है, यहां का प्रेशर, और इससे h हाइट ऊपर जाना है, तो h हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। अब आप जरा इस चीज को देखो, इसको मैं अगर जूम करके बनाऊं तो कुछ ऐसी कहानी देखें आप ढंग से, ऐसी कहानी। यहां का जस्ट प्रेशर, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल 0 दिया है तो कुछ ऐसे ही निकलेगा मामला। यहां का प्रेशर क्या लिखोगे आप? यहां का प्रेशर ऊपर जा रहे तो माइनस रो जी एच। क्लियर है मामला? तो यहां का प्रेशर कितना था भाई? 1.01 इंटू P0, और यहां से ऊपर चले गए रो जी एच, तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर हो गया 1.01 P0 माइनस रो जी एच। ऊपर गए तो प्रेशर घट गया रो जी एच। ये यहां का प्रेशर आया, और अपने को पता है कि इस साइड, कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर, क्योंकि एक ही सरफेस है। यहां बाहर है प्रेशर एटमॉस्फेरिक P0, बट दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन दिस प्रेशर। और कितना ज्यादा होना चाहिए? एक कॉन्टैक्ट सरफेस है तो 2T/R ज्यादा होना चाहिए। इट मींस इस प्रेशर में से 2T/R घटा लूं तो क्या ये प्रेशर के बराबर होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। तो होना चाहिए तो भाई देखते हैं अपन क्या करते हैं। P0 माइनस 2T/R, भाई क्या करा अपन ने? वो जो कॉनकेव साइड था उसका प्रेशर P0, उससे अगर मुझे बाहर जाना है तो 2T/R घटाना पड़ेगा। हाँ सर, घटाना पड़ेगा। तो P0 माइनस 2T/R इक्वल टू दिस। क्लियर है मामला? ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी अभी, जस्ट उस मेनिस्कस के बाहर, यहां पर, जस्ट यहां वाले पॉइंट पर। क्लियर है मामला? अब देखो, इसको इक्वेट करना है बस। P0
तो पी नॉट वाले टर्म को एक साथ लेके चले जाते हैं और रो जी एच को एक साथ रख लेते हैं। तो रो जी एच की वैल्यू अब तो मैथमेटिक्स से बेटा, अब तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज रो जी एच इक्वल टू 0.1 पी नॉट प्लस 2t बाई आर। हमें पी नॉट पता है, हमें सरफेस टेंशन पता है, हमें रेडियस पता है। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे, वी हैव द रेडियस, वी हैव द सरफेस टेंशन, हमें सब कुछ पता है, जी भी पता है, रो भी पता है। अब तो वैल्यूज डालना है इसके अंदर और बस आंसर निकाल के ले आना है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.25 मीटर। बट हमें आंसर किस में रिपोर्ट करना है बच्चा? हमें आंसर रिपोर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सर क्या करें? सर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये अच्छा सवाल, अच्छा कॉन्सेप्ट, सरफेस टेंशन का एक बढ़िया सवाल है ना, फ्लूइड के साथ जोड़ के बहुत शानदार सवाल, मीडियम कैटेगरी का सवाल तो है ही ये। इसको अच्छे से देख लीजिए आप। इसमें देखते हैं क्या है। इन अ रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज A इक्वल्स टू माइनस dN/dt एज रेगुलर। पहले जैसे होता है ये वो जनरल इक्वेशन, वेयर NT इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियाई एट टाइम t। ये कितना बचा हुआ है किसी टाइम t पर, वो NT बताता है। ठीक, टू रेडियोएक्टिव सोर्सेज S1 एंड S2 हैव सेम एक्टिविटी एट टाइम t नॉट, या t इज इक्वल्स टू 0। दो सोर्सेज हैं S1 और S2। मान लो कि इसकी एक्टिविटी भी है A0 और इसकी भी है A0। इनिशियली दोनों का सेम है। एट अ लेटर टाइम द एक्टिविटीज ऑफ S1 एंड S2 आर A1 एंड A2। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की एक्टिविटी, तो मैं कंसंट्रेशन से ही रिलेशन निकाल लूंगा। अच्छा, हाफ लाइफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ढंग से देखो आप। व्हेन S1 एंड S2 हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर थर्ड एंड सेवेंथ हाफ लाइफ, मतलब S1 तीसरा हाफ लाइफ और S2 सातवां हाफ लाइफ जब कंप्लीट कर लेगा तो A1/A2 का रेशियो पूछा है। आपको पता होना चाहिए एक हाफ लाइफ के बाद ये हो जाता है A0/2, अगला हाफ लाइफ के बाद ये हो जाता है A0/4। अगर आप ढंग से देखोगे तो nth हाफ लाइफ के बाद nth हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन हो जाती है A0/2 की पावर n। बेसिकली इसी को यूज करना है। अगर अपने को इसको यूज करना है तो ढंग से देखो कि S1 तीसरे हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, N0/2 की पावर 3, अगर N0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और S2 सातवां हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, N0 कितना हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो बेटा ये आ गया N0/2 की पावर 7 और ये हो गया N0/2 की पावर 3। तो बेसिकली दिस इज A1/A2 इक्वल्स टू, इसको अगर अपन डिवाइड करें तो ये आ जाता है N0/2 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा बेटा 2 की पावर 7/N0, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इज व्हाट, 16। क्लियर है? ढंग से देख लीजिए आप, रेडियो एक्टिविटी का बहुत आसान सा सवाल। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 1 mole of an ideal gas undergoes two different cyclic process 1 and 2 as shown in the PV diagram below. In cycle 1 processes A, B, C, D। अच्छा, आप देखो दोनों साइकिल में 4 प्रोसेस दिख रहे हैं, A, B, C, D, और यहां दिख रहा है A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, है ना। दोनों का दोनों प्रोसेस है इस तरीके से। उसके बाद ढंग से देखो आप तो क्या बोल रहा है, नाम भी दे रखा है उसने। A है आइसोबैरिक, B है आइसोथर्मल, C है आइसोबैरिक एंड D इज आइसोकोरिक रिस्पेक्टिवली। उसी तरीके से मुझे दूसरे प्रोसेस का भी नाम दे दिया। A डैश है आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल, आइसोकोरिक है B डैश, और आइसोबैरिक है C डैश, दिख भी रहा है मुझे, और आइसोकोरिक है D डैश। तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 इज W1 एंड साइकिल 2 इज W2, देन रेशियो ऑफ W1 एंड W2। बहुत आसान सा सवाल थर्मोडायनेमिक्स का। अपने को कोई टफ प्रोसेस भी नहीं है, नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। अपने को एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी या NR डेल्टा टी। दूसरी चीज़ आइसोबैरिक में होता है क्या चीज़, P डेल्टा वी। आइसोकोरिक में क्या होता है बेटा, वर्क डन 0। क्लियर है मामला, वर्क डन हो जाता है 0 क्योंकि वॉल्यूम उसमें चेंज हो नहीं रहा। तो आइसोकोरिक में 0, आइसोबैरिक में P डेल्टा वी, क्लियर, या NR डेल्टा टी। एंड आइसोथर्मल में क्या यूज करते हैं हम लोग, NRT ln V2/V1। इसे 3 चीज का यूज करना है और हमें दोनों का वर्क डन निकालना है और तुरंत अपने को रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहला साइकिल। पहले साइकिल को अगर आप देखोगे
तो पहले साइकिल में बेटा ये जो प्रोसेस देख रहे हैं आप, ए इज आइसोबैरिक, आइसोबैरिक है तो भाई पी डेल्टा वी कर लेते हैं, पी डेल्टा वी तो यहां का प्रेशर पी नॉट, और डेल्टा वी कहां से कहां तक, वी नॉट से टू वी नॉट, मतलब वी नॉट का चेंज। तो पहला वर्क डन हो जाएगा ए में पी नॉट इंटू वी नॉट, दैट इज 4 पी नॉट वी नॉट, दैट इज 4 पी नॉट वी नॉट। दूसरा प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है तो कहां से कहां तक गया ये, 2 वी नॉट से 4 वी नॉट, एंड वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग, तो 4 वी नॉट हो गया फाइनल, इनिशियल हो गया 2 वी नॉट, तो वहां से हम आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या लिख लेंगे, nRT/ln 4 वी नॉट बाई 2 वी नॉट। तो यहां से आ गया अपने पास n की वैल्यू 1, क्या क्वेश्चन में देखो 1 दिया हुआ है, ढंग से देखो 1 मोल दिया पहला वर्ड, तो अपने पास n की वैल्यू 1 है तो 1 डाल लेंगे, r तो हमारा गैस कांस्टेंट है, t एंड ln 2, यहां पे बेटा एक t आ गया, क्लियर है, t की वैल्यू अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो t की वैल्यू निकालते हैं भाई, PV = nRT, मेरे को पता है आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत अच्छी बात। अब आइडियल गैस इक्वेशन में किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, जैसे आइसोथर्मल में ये 2 पॉइंट्स थे अपने पास, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिए आप, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहां से बताओ, PV = nR, तो किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल लो, जैसे मैं इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालता हूं, तो यहां प्रेशर कितना है 2 पी नॉट, एंड वॉल्यूम कितना है भाई 4 वी नॉट, तो इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स डाल लूंगा तो 2 पी नॉट हो गया प्रेशर, वॉल्यूम हो गया 4 वी नॉट, n की वैल्यू 1 एंड r इज r, तो टेम्परेचर आ गया बेटा 8 पी नॉट वी नॉट बाई r। आप तो दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट को यूज कर सकते थे, ठीक, तो टेम्परेचर आ गया अपने पास। अब टेम्परेचर को उठा के यहां पटको भाई, RT/ln 2, तो W भी आ जाएगा r, है ना, ln 2 एंड t की वैल्यू निकाल के आए अपन 8 पी नॉट वी नॉट बाई r, इसको सॉल्व करा तो आ गया भाई साहब 8 पी नॉट वी नॉट ln 2। अब आते हैं तीसरा C, वर्क डन इन प्रोसेस C, ढंग से देखो इधर, वर्क डन इन प्रोसेस C, व्हाट इज वर्क डन इन प्रोसेस C, फिर से आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो भाई P डेल्टा V, प्रेशर इज 2 पी नॉट एंड डेल्टा V इज व्हाट 4 वी नॉट 2 वी नॉट, वॉल्यूम घट गया भाई साहब, वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव तो कितना लिखेंगे आप सोचो, -2 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट, तो अपने पास कितना आ गया -6 पी नॉट वी नॉट, तो C का भी वर्क डन आ गया, बहुत आसानी से आ रहा है। D को ढंग से देखो, D क्या चीज है, D को अगर देखोगे आप, D में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का वर्क डन कितना होता है 0, तो हमने D का वर्क डन लिख लिया 0, ढंग से देख लीजिए आप, हमने A का भी वर्क डन निकाला, B का भी निकाला, C का भी निकाला और D का तो 0 है। क्या नेट वर्क डन इन साइकिल इज, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो तो एक वर्क डन नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव और एक 0 है, तो हमारा टोटल वर्क डन आ गया बेटा 8 पी नॉट वी नॉट ln 2 -2 पी नॉट वी नॉट, -2 कैसे आया देखो, एक तो हमारे पास +4 यहां पे और -6 यहां पे, सिंपल सा अरिथमेटिक है, जोड़ा, वर्क डन आ गया W1। इसको साइड में रखते हैं, दूसरा साइकिल सॉल्व करते हैं। जब हम दूसरा साइकिल सॉल्व करेंगे, दूसरे साइकिल में पहला प्रोसेस एज गिवन इन द क्वेश्चन इज आइसोथर्मल, क्लियर है, तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहां पे क्या यूज करेंगे nRT/ln V2/V1, फिर से हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट यूज करके टेम्परेचर निकाल लेंगे, तो भाई साहब हमारे पास एक आ गया ये वर्क डन इन ए वाले प्रोसेस में कहां से कहां गए भाई, फाइनल 2 वी नॉट, इनिशियल इज वी नॉट, तो अपन ने चेक कर लिया, क्लियर है मामला। अब देखो वर्क डन इन बी डैश, क्या बी डैश हमारा आइसोकोरिक है, हाँ सर, तो बी डैश आइसोकोरिक है तो बी डैश का वर्क डन इज व्हाट 0, बहुत अच्छी बात। सी डैश में आओ, क्या सी डैश हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड आइसोबैरिक में क्या वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन हो गया, वर्क डन नेगेटिव तो प्रेशर कितना है यहाँ पे पी नॉट, वॉल्यूम कितना घटा भाई 2 वी नॉट से वी नॉट, तो चेंज इन वॉल्यूम इज -V नॉट, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया देखो -P नॉट V नॉट, क्लियर यहां तक। अब बहुत अच्छा प्रोसेस D डैश, क्या आइसोकोरिक है, फिर से आइसोकोरिक है तो भाई साहब वर्क डन 0 हो गया, क्या चारों का वर्क डन अपने को पता है, अब तो वर्क डन इन साइकिल 2 हम निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकालेंगे, क्या सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ लो भाई, 0 0 तो 2 हो ही गया, दिस इज 4 पी नॉट वी नॉट ln 2 एंड दिस इज व्हाट -P नॉट वी नॉट, तो ये आ गया अपने पास। अब अगर अपने को रेशियो निकालना है तो याद कर वर्क डन 1 क्या था, वर्क डन 1 ये था, और इसमें से अगर आप बाहर ले लो 2, बाहर अगर लोगे 2 तो यहां आएगा 4 पी नॉट वी नॉट ln 2 -P नॉट वी नॉट, जो कि हमारा वर्क 2 है, देखो ढंग से, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2, सो आंसर इज 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा 2। बहुत आसान सा सवाल, कोई ज्यादा टफ ग्राफ नहीं था वर्क डन का, बहुत इजी सवाल, कोई बस कैलकुलेशन भर था, और आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिकली आप हीट 2 के सवाल जब टच करते हो तो आपको तो सारे वर्क डन के फॉर्मूले
फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपको आसानी से आंसर मिल जाते हैं, ज़्यादा डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। डेरिवेशन समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नो प्रॉब्लम, बट इसके इक्वेशंस भी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए तो डायरेक्टली काम आ जाते हैं अपने को कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हाँ भाई साहब, कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, पैराग्राफ देखो क्या है। S1 एंड S2 आर टू आइडेंटिकल साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 656, है ना। द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट 0 एंड S2 इज मूव्स एंटी क्लॉकवाइज विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 4√2 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या है, S1 तो यहां पर है और ये S2 इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है विथ स्पीड 4√2। तो भाई साहब ऐसा बना लेते हैं अपन 4√2, है ना, 4√2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है। सवाल को करने का बढ़िया तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका डेटा आप कहीं पे लिखते चले जाओ, और अगर डायग्राम का सवाल है तो मेंशन करते चले जाइए। लाइन बाय लाइन सवाल को पढ़िए, उसको तोड़िए, जो जो डेटा आपको मिलता जा रहा है साइड में लिखिए, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। जो आपने लिखा है ना डेटा, वो खुद ही आपको सॉल्यूशन बता के देगा कि मेरा आंसर ये है, ले लो। बट आपको कम से कम इतना करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है आपके साथ कि आप सवाल को पढ़े और सवाल को घूर रहे हो और हाथ पैर चलाने रहे हो और आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़िया तरीका है, डेटा लिखते चले जाइए भाई। अब क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पॉइंट्स PQR, दिख रहा है मेरे को? हाँ सर दिख रहा है, PQR ऑन दिस पाथ सच दैट P and R आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। बहुत अच्छी बात। वाइल Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, अरे सर्कल है वो, ठीक। उसके बाद ए साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, यहां पे हमने डिटेक्टर लगा दिया भाई। देन सोर्स S1 कैन मूव अलोंग डायरेक्शन OP। अच्छा, S1 इधर मूव कर सकता है OP के अलोंग, क्लियर है, ये इसी के अलोंग मूव कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हेन ओनली S2 इज इमिटिंग साउंड एंड इट इज एट Q, सिर्फ S2 से ही साउंड आ रहा है, तो S1 तो खत्म हो गया हमारे लिए, कोई रोल ही नहीं है अभी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर, तो सिर्फ अगर ये मूव कर रहा है और ये Q पे पहुंच गया है, यहां नहीं है, ये Q पे पहुंच गया है, तो ये P डिटेक्टर कितना डिटेक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, डॉपलर्स इफेक्ट का सवाल है, और डॉपलर्स इफेक्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है समझो आप। डॉपलर्स का फॉर्मूला बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है, F डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू F0 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इंटू V माइनस VO या प्लस माइनस VO बाई V प्लस माइनस VS। अपन को ये ध्यान रखना होता है, बट द वेलोसिटीज मस्ट बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, डॉपलर्स इफेक्ट में जो भी वेलोसिटीज आप ले रहे होते हो, दीज वेलोसिटीज मस्ट बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स। ये ध्यान रखना है, उसी पे सवाल है ये। जिसको ये क्लिक कर जाएगा सही आंसर देगा, जिसको ये क्लिक नहीं करेगा वो गलत आंसर देगा। आप देखो ढंग से तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब ये S2 Q पर होगा और डिटेक्टर यहां होगा, तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड डिटेक्टर। डिटेक्टर ऑब्जर्वर हो गया हमारा कुछ देर के लिए। अगर आप डायरेक्टली जोड़ोगे तो ये और ये इक्वी डिस्टेंस थे, तो ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, ये हो गया 4√2, क्योंकि S2 इधर की तरफ टेंजेंशियली जा रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 45 है ना, 4√2 cos 45, इट मींस 4√2 इंटू 1/√2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात सर। अब इस लाइन के अलोंग बेटा चेक कर लो, इस लाइन के अगर अलोंग चेक करोगे तो मैं तो ऐसे बोलूं आपको कि दिस इज P एंड दिस इज सोर्स S2, ये लाइन है और सोर्स हमारा दूर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। कहानी तो ये है, गलती से हमको 4√2 नहीं ले लेना। अब क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है? हाँ सर दिया है ना, 324 मीटर पर सेकंड, देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो भाई साहब कुछ नहीं करना अपने को, तो क्या सोर्स अपने से दूर जा रहा है, साउंड घटना चाहिए, फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए। क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन, सोच के देखो। अपन लिखेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू F0 इंटू V माइनस या प्लस VO, ऑब्जर्वर तो चल ही नहीं रहा, तो ऊपर तो खत्म हो गया VO, डिवाइडेड बाई V, चूंकि दूर जा रहा है तो घटना चाहिए, घटना चाहिए तो नीचे वाला टर्म को बढ़ाओ, तो प्लस डाल दो, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्लियर है मामला, इसको यूज करेंगे अपन और आंसर ले आएंगे। और डेटा डाल के अपन क्या लाते हैं देखो आप ढंग से, दिस इज द इक्वेशन, F0 is 656 given in the question, 324 is also given in the question, and velocity of source हमने निकाला है 4। इसको सॉल्व करिए, एग्जैक्ट आता है 648 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 648
हर्ज। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में देखो पैराग्राफ 1 का दूसरा सवाल देखें ढंग से आप। पैराग्राफ 1 का दूसरा सवाल क्या है देखो आप। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ढंग से देखना आप, वही पैराग्राफ S1 है हमारा यहां पर, S2 हमारा मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज विथ रफ्तार 4√2 मीटर पर सेकेंड एंड PQR हमारा सर्कुलर पे पॉइंट से सर्कल पे। क्लियर है मामला। स्पीड ऑफ साउंड इज 324। कंसीडर बोथ सोर्सेज इमिटिंग साउंड। S1 भी साउंड इमिट कर रहा है, S2 भी साउंड इमिट कर रहा है। बहुत अच्छी बात सर। अब सोचो P पर क्या रखा हुआ भाई, P पर रखा हुआ डिटेक्टर है ना, ये साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। तो अब डिटेक्टर भाई साहब को यहां से भी साउंड आएगा, यहां से भी आएगा, दो साउंड आएंगे फ्रीक्वेंसी, तो बीट बन सकता है यहां पे। देखते हैं सवाल क्या है। When S2 is at R, बेटा ढंग से देखो, S2 is at R, अच्छा S2 यहां पहुंच गया है, तो S2 की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। कितना है S2 की वेलोसिटी? 4√2। 4√2, अच्छा 4√2 कोई ज्यादा बड़ा रफ्तार है नहीं साउंड के सामने, तो अपन इसको मान सकते हैं लगभग कि इसका वेलोसिटी का कोई असर नहीं है इसके फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि सोर्स यहां है और इस लाइन से परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो ज्यादा कोई खास इसका कोई फर्क है नहीं। S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा S1 इधर जा रहा है 4 से और S2 यहां पे इधर जा रहा है 4√2 से, तो अपन करेंगे क्या, ढंग से देख, इसके कारण फ्रीक्वेंसी तो वही होगा ओरिजिनल, क्योंकि इससे जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे परपेंडिकुलर भाग रहा है वो, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं। S1 इसके पास आ रहा है, तो S1 की फ्रीक्वेंसी वो नहीं होगी, S1 की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वी हैव टू फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर। तो भाई साहब अपने को F1 F2 निकालना है और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा। अब अगर ढंग से देखो तो ये S2 के कारण, जो S2 यहां पहुंचेगा 4√2 से, तो इसके कारण तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो S2 के कारण तो वही ओरिजिनल 656 हर्ट्ज हो गया। बट आप ढंग से देखो तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी F2 ड्यू टू S1 के कारण मान लो फ्रीक्वेंसी F2 हो जाती है अपरेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी सोच, F0 वही डॉपलर इफेक्ट, V प्लस माइनस VO बाई V प्लस माइनस VS, बट सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो बढ़नी चाहिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए नीचे वाले में माइनस लग गया। एग्जैक्ट फॉर्मूला को यूज करा अपन ने, वैल्यू आ जाती है बेटा 664.2 हर्ज, 664.2 हर्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे हम लोग, बीट फ्रीक्वेंसी इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, 664.2 एंड 656, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है 8.20, और हमें आंसर भी देना था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था डॉपलर का, कोई ज्यादा टफ नहीं था, है ना। डॉपलर प्लस बीट, वैसे भी जेई में डॉपलर प्लस बीट, मतलब आप तो समझो कि वेव से सवाल आते ही आते हैं, जिसमें साउंड वेव तो आना ही आना है, और इस बार अच्छा खासा वेटेज देख लीजिए आप क्वेश्चंस का, बहुत अच्छा खासा वेटेज क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा पेपर डिस्कशन, पेपर 2 जेई एडवांस 2023, है ना। मैं आपका आरके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आप इसको देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बहुत ज़रूरी है एनालिसिस, कि इस बेसिस पे उनको अगले साल क्या अप्रोच रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।